बच्चों, आज हम नौका विहार पढ़ेंगे। शांत, स्नग्ध, ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। शशि मुख से दूषित दीपित मृदु करतल। लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न से जिस पर शशि की रोशनी रेशमी विभा से भर। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। इसमें कवि ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। वे काला कांकर राज्य में चांदनी रात में किए गए नौका विहार का जो उन्हें अनुभव होता है प्रकृति की सुषमा का, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर शांत तरल एवं उज्ज्वल चांदनी, शांत स्नग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। चारों तरफ शांत स्नग्ध यानी तरल और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है, वातावरण में छिटकी हुई है। आकाश टटकटी बांधे, अपलक यानी लगातार, अनंत आकाश भूतल पर निहार रहा है। टकटकी लगाए हुए लगातार, टकटकी का मतलब होता है लगातार आकाश पृथ्वी को निहार रहा है। पृथ्वी का रूप सुंदर हो गया है। क्योंकि चांदनी रात में उज्जवल छवि जो धरती की दिखाई पड़ रही है उससे उसकी शोभा बढ़ गई है। शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ऐसे पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित तो है ही, ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा, तनवंगी गंगा यानी क्षीण पतली, क्षीण का मतलब पतली, पतली धारा वाली गंगा। ग्रीष्म विरल गर्मियों में क्या हो गई है, जो उसकी धारा है वह अत्यंत कम हो गई है। लेटी है श्रांत, श्रांत थकी हुई गंगा जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती। दूध जैसी सफ़ेद गंगा को श्वेत कहा गया है, दूध जैसी श्वेत गंगा, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, है ना। शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, गंगा का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार भी है क्योंकि गंगा को एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रण किया गया है। दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई। जिस तरह से गर्मी से व्याकुल होकर के जो है शरीर क्या हो जाता है, थका हुआ लगता है, उसी तरह से गंगा भी ऐसी प्रतीत हो रही है कि दुबली पतली काया वाली जो स्त्री है वह गर्मी के कारण व्याकुल होकर के वह अपनी सफ़ेद शैया पर, बालू की सफ़ेद शैया पर मुरझाई एवं शांत लेटी हुई है। थकी मुरझाई एवं शांत, श्रांत मतलब शांत, निश्चल यानी शांत लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है ना। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल,
गंगा के जो तापसी बाला है, तापसी यानी तापसी बाला का मतलब यहाँ पे तापस बाला से आशय ये है कि तपस्या के दौरान ऋषियों मुनियों की तपस्या के बाद जो है गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ है, इसीलिए उसको तापस बाला कहा गया है। यहाँ पे भगीरथ के अथक तपस्या के बाद जो है गंगा जब पृथ्वी पे आती हैं तो उस गंगा को तापस बाला कहा गया है। यहाँ पर गंगा की निर्मलता जो है वह शशि मुख से दीपित मृदु करतल चंद्रमा के प्रकाश में साफ साफ झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। मृदु करतल, मृदु यानी कोमल, गंगा के जो करतल दोनों किनारे हैं, करतल क्या है? किनारा। और अपनी ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई वह तपस्विनी जो बाला है, छोटी छोटी लहरें उसके अपने ही कोमल हाथों पर रख करके वह लेटी, हाथों को रख करके जिस तरह से सिर हाथों के बल पर लेट जाते हैं, वैसे ही गंगा भी लेटी हुई प्रतीत हो रही है। और लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें जो है छोटी छोटी उसके वक्ष स्थल पर, छाती पर लेटती हुई लहरें प्रतीत हो रही हैं, मानो वे लहराते हुए कोमल केश हैं। लहरें ऐसी कोमल लहरें उर पर, उर मतलब हृदय पर, कोमल कुंतल, कुंतल मतलब होता है यहाँ पे केश, बाल, कोमल जो लहरें हैं वह हृदय पर गंगा के ऊपर इस तरह से लहरें धीरे धीरे आ रही हैं, कोमल, है ना। ऐसा लग रहा है कि ये जो है लहरें गंगा के केश हैं, कोमल केश हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, गंगा के तारों भरे आकाश की चंचल परछाएं गंगा के जल में जब पड़ती है ना। चंद्रमा और तारों से प्रकाशित आसमान की छवि जब जल में पड़ती है, गंगा की तारों की परछाई, आसमान की परछाई जब जल में पड़ती है तो वह ऐसी प्रतीत होती है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला, ऐसी प्रतीत होती है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला। तपस्विनी बाला का मतलब तो आपको समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों की अथक तपस्या के उपरांत जो है गंगा का पृथ्वी पर आगमन होता है, तो तपस्वी यानी भगीरथ और उनके जो पूर्वज थे उनके तपस्या के बाद जो है गंगा पृथ्वी पर आती हैं, तो वे गंगा गर्मियों के कारण क्या हो जाती है? उसकी धारा कम हो जाती है। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं आगे कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। जब आसमान और चंद्रमा से प्रकाशित आसमान की छवि जब जल में पड़ती है, गंगा के उजले जल में पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता वह तपस्विनी बाला गंगा गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। तारे जो है जो शरीर पर जो चंद्रमा और तारों का प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वे बार बार कांप रहे हों और उसका नीला जो आंचल है गंगा का, वह कांपता हुआ नीला आंचल जो है लहरा रहा है, उसके शरीर पर लहरा रहा है। यह आसमान और तारों की छवि जब पड़ती है तब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा के शरीर पर नीला आंचल, आसमान नीला हो जाता है, नीला रहता ही है, और उस पर से जब तारे और चंद्रमा का प्रकाश चमक पड़ता है तो उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। और वह शोभा जब गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि गंगा के शरीर पर जो नीला आंचल है वह लहरा रहा है। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित, उस आकाश रूपी नीले आंचल में चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी साड़ी सी सिकुड़िन चंचल अंचल सा नीला अंबर, और नीला अंबर जो है
उसका लहराता आंचल बन गया हो गंगा का, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी के समान सिकुड़ी हुई जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हैं। कोमल चांदनी में प्रकाशित जो छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें जब आगे बढ़ती हैं तो वह देखने में ऐसा लग रहा है जैसे रेशमी साड़ी में लिपटी जो गंगा है उसके शरीर पर जो साड़ी पड़ी हुई है उसमें सिलवटें आ गई हों, ऐसा देखकर लगता है। बच्चों, गंगा में काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में आप तो जानते ही हैं कि यहाँ गंगा की विशेषता आप लिखेंगी जैसे तपस्विनी वाला हमने बताया कि ऋषियों और मुनियों की तपस्या के बाद गंगा का जन्म हुआ है पृथ्वी पर। और कला पक्ष में भाषा है ना, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और शैली प्रतीकात्मक है ना, छंद मुक्त छंद, अलंकार अनुप्रास भी है और मानवीकरण है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। इस तरह से ये पूरा हो गया काव्य सौंदर्य।